20 जनवरी साल 2025 ये वो तारीख है जब ऑफिशियली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद इस तारीख के बाद से दुनिया पूरी तरह बदल सकती है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि वो कोशिश करेंगे कि अगले 100 दिनों में वो वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरीके से बदल दे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि 20 जनवरी 2025 के बाद से चाइना पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यूएस चाइना के क्या रिलेशंस रहेंगे, यूएस रशिया के क्या रिलेशन हो सकते हैं, यूएस का इंपैक्ट मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है, इंडिया और यूएस के रिलेशंस ट्रंप 2.0 के अंडर किस तरीके से फ्लरिश कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ग्लोबल हेल्थ पर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव्स को लेकर क्या चेंज आ सकते हैं, और यदि दुनिया बदलने वाली है तो क्या भारत इस बदलती दुनिया में एक नया ग्लोबल पावर सेंटर बन सकता है। ये सारी चीजें जो हैं आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो हाउ ट्रंप विल चेंज द वर्ल्ड, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक देश के साथ रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। मेजरली जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल और डिप्लोमेसी के माध्यम से हम समझेंगे कि ट्रंप का क्या इंपैक्ट हो सकता है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि ग्लोबल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको कैसे बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि कई जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कंसर्न में हैं ट्रंप की वापसी से। तो पहले स्टार्ट करते हैं भाई रशिया। आप सबको पता है कि फरवरी में रशिया और यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 3 साल हो जाएंगे। अब रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, तब सोच ये थी कि रशिया जो है बड़ी आसानी से यूक्रेन की टेरिटरीज को एक्वायर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसके 2 कारण थे। एक तो जबरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस दिखाया भैया यूक्रेन ने, गुरिल्ला वॉरफेयर किया। प्लस एक और जो मेजर इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये था कि वेस्टर्न कंट्रीज यूनाइट होकर, ठीक है, जिसमें यूएस लीड कर रहा था, यूनाइट होकर यूक्रेन को बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट किया। चाहे हम वेपन्स की बात कर लें, चाहे हम डॉलर्स की बात कर लें। आप सबको पता है कि जो स्टारलिंक है, जो एलॉन मस्क जिसको ओन करते हैं, उनकी सैटेलाइट की जो नेटवर्क थी वो यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। इसी वजह से ये जो वॉर है ये खिंचते खिंचते 3 साल करीब चल गई। तो जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने पूरा यूनाइट किया वेस्टर्न कंट्रीज को टू सपोर्ट यूक्रेन। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे, जब वो इलेक्शंस नहीं भी जीते थे, तो भी उन्होंने ये कहा था कि वो जब पावर में आएंगे, अगर वो पावर में आएंगे तो दुनिया में जो भी क्राइसिस चल रही है, जो भी वॉर्स चल रही है, उसे वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। और यही स्टांस उन्होंने तब भी कहा जब इलेक्शन जीत गए। तो अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, रशिया की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से रशिया के लिए शायद एक ये रिलीफ मिल सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो यूनाइट होकर यूक्रेन की मदद कर रहे थे, ये उस तरीके से मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि यूएसए जो हेल्प कर रहा है, यूएसए जो हेल्प या एड कर रहा है यूक्रेन को, इसमें ड्रास्टिक तरीके से रिड्यूस कर देंगे। अब अगर ये जो हेल्प है या जो एड है, अगर ये रिड्यूस हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो यूक्रेन का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो यूक्रेन का रेजिस्टेंस है अगेंस्ट रशिया, ये ऑटोमेटिकली ही वीक हो जाएगा। अब जब ये वीक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक एडवांटेजेस पोजीशन रहेगी रशिया की, और फिर हम सोच सकते हैं कि शायद साल 2025 में ये वॉर खत्म हो जाए। क्योंकि जब सीज फायर की बात करी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ महीनों पहले स्टेटमेंट दिया था कि वो सीज फायर और पीस एग्रीमेंट की बात करेंगे, जिस पर रशिया ने बोला था कि वो पूरी तरीके से, रशिया जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है, वो पीस के लिए रेडी है, कोई खास कंडीशंस भी नहीं है। लेकिन जो ज़ेलेंस्की उन्होंने कहा था कि भाई जब तक सिक्योरिटी गारंटी नहीं होगी तब तक जो है हम पीस एग्रीमेंट करते रहेंगे, हम तब तक पीस एग्रीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का वैसा हेल्प एड आएगा नहीं, तो अल्टीमेटली यूक्रेन के पास भी, ज़ेलेंस्की के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे टू कंक्लूड अ प्रॉपर सीज फायर अग्रीमेंट। तो अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, रशिया की बात करें, तो शायद जो ट्रंप की वापसी होगी वो एक रिलीफ दे सकती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा, हमें यह भी देखना होगा रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ दिनों पहले ही जो क्रूड ऑयल है उस पर, रशियन जो क्रूड ऑयल है उस पर सैंक्शंस भी इंपोज किया है, तो रिलीफ होगा, बिल्कुल रिलीफ होगा। लेकिन एक जो ब्लॉक बना है जहां पर रशिया और चाइना, इवन इंडिया, ठीक है, इंडिया को भी ये जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जो मिल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये तो चाहेगा ही डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे, यूएस चाहेंगे ही, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है कि रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा सस्टेन ना हो। लेकिन हम
अगर अभी बात करें तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज रशिया के सामने क्या भैया, यूक्रेन वॉर है। उनकी जो मिलिट्री है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, बर्थ रेट डिक्लाइन हो चुका है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी। तो यदि ये पीस फायर होगा तो व्लादिमीर पुतिन के लिए भी रहेगा कि हाँ भाई रशिया पूरी तरीके से लड़ा, और एंड में जब सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला कि हमें सीज फायर करना चाहिए तो हम सीज फायर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली व्लादिमीर पुतिन और रशिया भी फिर एक रिकवरी मोड में आ सकता है। तो अगर हम रशिया, यूक्रेन, व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की बात करें, ठीक है, इसमें हम ज़ेलेंस्की को भी ऐड कर लें, तो ये जो 4-5 प्लेयर्स हैं, इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि शायद इसकी स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में चीजें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, क्योंकि ये 3 साल के करीब चल गया है। तो ये जितनी जल्दी क्राइसिस सही होगा, ये रशिया और इंडिया दोनों के लिए चीजें अच्छी होने वाली। लेकिन ये है कि भाई ऐसा नहीं है वो वॉर रुकेगा, लेकिन सैंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया कि सैंक्शंस भी इंपोज किए जाएंगे, जैसे अभी इंपोज किया है किस पर, रशिया के क्रूड ऑयल पर, जो कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं इनको बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो ये इंपैक्ट पड़ सकता है व्लादिमीर पुतिन और रशिया पर, और ये जो वॉर चल रहा है ये रुक सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो यूएस के नेबरिंग कंट्रीज हैं, मेक्सिको और कनाडा, और ये जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है ना, नॉर्थ अमेरिका जो रीजन है, यहां पर केओस आ सकता है, यहां पर क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने सीधे बोला है, ठीक है, ट्रंप ने बोला है, अभी मैं ट्रंप और यूएसए एक ही मान के चल रहा हूं, ठीक है, ट्रंप और यूएसए हम एक ही मान के चल रहे हैं। ट्रंप का यह कहना है कि कनाडा और मेक्सिको ये 2 ऐसे देश हैं जहां से इमिग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, जहां से इमिग्रेंट्स आते हैं यूएसए में, ठीक है, जहां से इमिग्रेंट्स आते हैं यूएसए में, और साथ में ही एक ड्रग रूट भी बना हुआ है, ठीक है, ड्रग रूट भी बना हुआ है। और जो कनाडा और मेक्सिको की सरकारें हैं वो कुछ खास इनिशिएटिव्स, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही हैं कि इन इमिग्रेंट्स को रोका जाए, ठीक है, इन इमिग्रेंट्स को रोका जाए और ये जो ड्रग रूट है इसको भी काउंटर किया जाए। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ट्रेड टैरिफ्स को इंपोज करेंगे, ठीक है, वो ट्रेड टैरिफ को इंपोज करेंगे, सो दैट जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर हम यूएस और कनाडा के बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस वजह से ट्रेड टैरिफ्स की बात करी है कनाडा मेक्सिको दोनों पर। फिर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भैया हम जो है कनाडा को मर्ज करेंगे, कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे यूएसए का, और ये कोई पहली बार नहीं है, ठीक है, 19th सेंचुरी में कई बार 2 से 3 बार जो है यूएसए ने कोशिश करी थी कि कनाडा को मर्ज कर लिया जाए यूएसए में, जब कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना था तब भी, तो ये कोई नई बात नहीं है। प्लस पनामा कनाल पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को परचेज करने की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट, एज अ रीजन को देखें तो यहां पर ट्रंप के आने से पूरा का पूरा जो है जो पावर बैलेंस है वो बदल सकता है, और शायद हम एक ग्रेटर यूएसए देख सकते हैं। यू नेवर नो, आने वाले 4 से 5 सालों में एक ग्रेटर यूएसए इमर्ज कर सकता है, जहां पे शायद कुछ टेरिटरीज भी यूएसए ऐड कर ले। क्योंकि अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड के जो पीएम है उन्होंने बोला है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएट कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीनलैंड में भी एक इंडिपेंडेंस की मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी ग्रीनलैंड को कौन कंट्रोल करता है, डेनमार्क, और जो ग्रीनलैंड की जनता है वो चाह रही कि उनको डेनमार्क से आजादी मिल जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो यदि ट्रंप के साथ कोऑपरेशन हो और कल को ट्रंप इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करें तो हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ट्रंप का ग्रीनलैंड पर आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कनाडा के साथ रिलेशंस खराब होंगे, मेक्सिको के साथ खराब हो सकते हैं, पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका जो है वहां पर शायद एक अलग पावर बैलेंस बने, और शायद कई टेरिटरीज ऑफिशियली ना भी हो लेकिन उस पर काफी हद तक कंट्रोल यूएसए कर सकता है। अगर ऐसी स्टेटमेंट आपको सुनाई दे 3 से 4 सालों में तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा, मैं अभी आपको थोड़ी सी चीजें इसके बारे में बता दिया हूं। क्लियर हो गया? तो नॉर्थ अमेरिका में केओस हो सकता है, ट्रंप का अगर इसी तरह से अग्रेसिव अप्रोच रहेगा तो केओस हो सकता है। ट्रंप और मिडिल ईस्ट, भैया मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर 2023 से ही जो है क्राइसिस चल रहा है। अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें, मिडिल ईस्ट में कई सारे जो हैं वो पावर रीजनल प्लेयर्स हैं। वी हैव सऊदी अरेबिया, वी हैव इजराइल, ठीक है, वी हैव यूएई, देन वी हैव ईरान, ठीक है,
और इनके कई सारे जो देशों में है वो पावर जो है स्ट्रगल भी चलती, जैसे हमको सीरिया में हम ये देखते हैं, यमन में हम ये देखते हैं। थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, सूडान को भी हम कंक्लूड कर लेते हैं, पूरा तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन चलिए सूडान को भी कंक्लूड कर देते हैं। तो अभी जो क्राइसिस चल रही है बिटवीन इजराइल हमास, बिटवीन इजराइल ईरान, बिटवीन इजराइल और हिजबुल्लाह, इस क्राइसिस को शायद अगर जब ट्रंप आएंगे तो ये अग्रेसिवली इजराइल को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म को देखें, फर्स्ट टर्म में इन्होंने भारी भरकम सैंक्शंस इंपोज किए थे। जो ईरानियन ऑयल पर सैंक्शंस इंपोज है ना, जो अभी तक इंपोज, पता है जो क्राइसिस हो रही है ना ऑयल की, वो क्यों हो रही? क्योंकि ये जो ईरान के ऑयल जो है इन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वेनेजुएला के ऑयल पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो जब सैंक्शंस लगते हैं ना, तो ये जो कच्चा तेल होता है ना, ये मार्केट में नहीं आ पाता है। जब ये मार्केट में नहीं आएगा तो कच्चा तेल की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई है नहीं, तो अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं ना, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट एज अ रीजन या उस कंट्री को नहीं इंपैक्ट करते हैं, ये पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड ट्रेड या वर्ल्ड जो आपका ग्लोबल प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के, उनको इंपैक्ट करते हैं। तो हमको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब फर्स्ट टर्म में आए थे तो काफी अग्रेसिव अप्रोच इन्होंने रखा था। जो इनके सुप्रीम कमांडर ईरान को, इनको भी असैसिनेट करवाया था, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो इस वजह से जब ट्रंप की वापसी होगी तो इजराइल को अगर पूरा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, अगर इजराइल को फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो बाइडेन के टाइम पर इस तरीके की फुल सपोर्ट नहीं मिलती थी। कई बार जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसने नेतन्याहू की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी किया था और ओपनली क्रिटिसाइज किया था। लेकिन क्या ये चीज ट्रंप करेंगे? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप जो है वो इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे एंड और अग्रेसिव सैंक्शंस जो है वो ईरान पर इंपोज कर सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें, ट्रंप जो है वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं यूएसए के, और सऊदी अरेबिया एक वो सोर्स है जिससे यूएसए अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में स्टैब्लिश करता है। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ ट्रंप जो है अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ये ट्रेड वाइज भी होगा, ये मिलिट्री वाइज भी होगा, और ये इन्फ्लुएंस लेवल पर भी होगा। क्लियर हो गया? प्लस ईरान के साथ क्या है? ईरान के साथ अगर सैंक्शंस और इंपोज होंगे, ठीक है, इजराइल को और सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो सीज फायर साइन हुआ है बिटवीन इजराइल एंड हमास, शायद ये वॉलेट भी हो सकता है और ये क्राइसिस और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है एंड हम ये भी देख सकते हैं कि एक पावर ब्लॉक बन जाए, जहां पर यूएसए जो है वो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इजराइल हो गया, इनके साथ है। और ईरान के ब्लॉक में देखें तो शायद चाइना और रशिया की एंट्री हो सकती है। और यहां पर इसी वजह से इंडिया के लिए जिस तरीके से रशिया और यूएस को बैलेंस करना एक टफ चैलेंज रहता है, इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में भी ये चैलेंज आ सकता है कि भैया हमारे ईरान से भी अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे इजराइल से भी अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे सऊदी से भी अच्छे रिलेशंस हैं, यूएई से भी अच्छे रिलेशंस हैं, और हम किसी से भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते हैं, हमारा तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है। लेकिन इस बैलेंस एक्ट को करने का एक लिमिट भी तो होती है ना, कितना बैलेंस करोगे आप? जब चीजें खराब ही होती चली जाएंगी तो एक टाइम आता है जहां पर बैलेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में अगर ये पावर स्ट्रगल चलेगा तो इंडिया के लिए ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये एक चैलेंज हो सकता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ट्रंप जो है इस वॉर को चेंज करते हैं। हो सकता है कि ट्रंप ना सपोर्ट करें उस तरीके से अग्रेसिवली, और शायद क्राइसिस को क्लोज भी कर सकते हैं, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि इजराइल को अग्रेसिवली सपोर्ट किया जाएगा ट्रंप के द्वारा, एंड हम देख सकते हैं कि एक एडवांटेजेस पोजीशन पर इजराइल आ सकता है। हालांकि जो सीज फायर हुआ है इसमें ट्रंप का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो हो सकता है कि सीज फायर 3 फेजेस में हुआ है बिटवीन इजराइल एंड हमास, ये कैरी आउट कर जाए और क्राइसिस खत्म भी हो सकता है। तो ये समय ही बताएगा कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से पावर स्ट्रगल बदलता है। अब बात करते हैं भैया ट्रंप और चाइना या यूएस और चाइना के रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। भाई देखिए, ट्रंप ने स्टार्ट में ही जैसे ही कंफर्म हुआ कि वो यूएस के प्रेसिडेंट होने वाले, उन्होंने सीधे कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका फर्स्ट की इनकी पॉलिसी है। अब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो ये है कि हमको इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री नहीं होना है। जैसे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना, जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर, इसी तरीके से यूएस भी काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना को। तो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम कराने के लिए या डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए ट्रंप का स्टांस क्या रहेगा कि हमें चाइना पर टैरिफ्स इंपोज करने होंगे, ठीक है, टैरिफ्स इंपोज करने होंगे। जब ये टैरिफ्स इंपोज होंगे तो जो चाइनीज गुड हैं वो यूएस मार्केट में नहीं आएंगे,
ये आएंगे तो उनके प्राइसेस ज्यादा रहेंगे, तो अल्टीमेटली डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली ही एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। लेकिन इसका लार्जर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, शायद हम देख सकते हैं ट्रेड वॉर शुरू हो जाए, ठीक है, एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि अभी अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो चीजें देखें तो पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है। अगर ऐसे में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्रीज आपस में ट्रेड वॉर शुरू कर देंगी, जो हमने ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा था, तो ग्लोबल करेंसी हो गया, ग्लोबल ट्रेड हो गया, ये पूरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। प्लस अभी खबरें ये आ रही हैं कि यूएसए में टिकटॉक को बैन करने की बात की जा रही है, ठीक है, यूएसए में टिकटॉक को बैन करने की बात की जा रही, क्योंकि यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि जो टिकटॉक का डेटा है वो चाइना के पास जाता है और चाइना शायद इस डेटा का मिसयूज करता है, ठीक है, मिसयूज करता है। इसी वजह से चाइना ने, आपने देखा होगा जो बॉर्डर टेंशंस रिलीज करने की बात करी गई है, डिसएंगेजमेंट की बात करी, जो प्रोसेस चल रहा है, उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि चाइना को पता है कि यूएसए और भारत ये दो ऐसे ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना के जहां पर एक्सपोर्ट करता है चाइना। तो यदि यूएसए, इंडिया से ऑलरेडी रिलेशंस खराब हैं, बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, इधर यूएसए में ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई हम ट्रेड टैरिफ लगाएंगे। तो अब अगर ये दोनों ट्रेडिंग पार्टनर चाइना के हाथ से चले जाएंगे तो अल्टीमेटली चाइना की इकोनॉमी जो डिक्लाइन कर रही है वो तो और डिक्लाइन करेगी ना। तो इस वजह से जो लार्जर सोच है चाइना की कि भाई देखिए ट्रंप को तो अभी हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अगर बॉर्डर डिसएंगेज करेंगे, बॉर्डर डिसएंगेजमेंट करेंगे तो इंडिया के साथ हमारे ट्रेड जो है वो रीसेट हो सकते हैं। ऑलरेडी जो हमारे ट्रेड है वो ऑल टाइम लो पर है, ऑल टाइम हाई पर है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में कोई ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड में कोई रुकावट आई है। आज भी भारत में चीज़ें बहुत सी जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो मटेरियल्स हैं वो चाइना से ही आते हैं। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि एक ट्रेड वॉर हो सकता है। चाइना और यूएस के रिलेशंस भी ट्रेड वाइज तो बिल्कुल ही खराब हो सकते हैं, ठीक है, कई बार दोनों आमने सामने आ सकते हैं। प्लस इसका फायदा ये होगा कि चाइना जो है शायद अपना जो एक अग्रेसिव स्टांस रखा है वो कम करे। प्लस इंडो पैसिफिक में यूएसए जो है वो अग्रेसिवली क्वाड को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, अग्रेसिवली क्वाड को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यूएसए को पता है कि चाइना के अग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में लाइक माइंडेड कंट्रीज की अलायंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इंडिया, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके साथ रिलेशंस और बेटर हो सकते हैं। तो इंडो पैसिफिक में चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए ट्रंप की अग्रेसिव पॉलिसीज आ सकती है। प्लस ये ट्रेड वॉर का एक लार्जर इंपैक्ट बन सकता है, जो चाइना को तो इंपैक्ट करेगा ही, प्लस पूरी की पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि यूएस और जब ट्रंप की एंट्री होगी तो भारत के साथ कैसे रिलेशंस होने वाले हैं, भारत के साथ हम कैसे रिलेशंस एक्सेप्ट करते हैं। देखो भैया, ट्रंप ने ये बोला, ये कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है, ट्रंप एक्सक्लूड्स इंडिया फ्रॉम इनिशियल टैरिफ प्लान्स टारगेट चाइना, मेक्सिको एंड कनाडा। तो हम क्या है ना, इंडिया चाइना के रिलेशन को 3 भाग में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इंडिया चाइना को 3 भाग में कोशिश करेंगे, 3 डायमेंशन में समझने की कोशिश करेंगे। पहला ट्रेड हो गया, दूसरा इमिग्रेशन हो गया, तीसरा डिफेंस कोऑपरेशन हो गया। अगर हम ट्रेड की बात करें, आप मेरे सामने पिक्चर ग्राफ देख रहे हो, ये 2010 से लेकर 2020 तक का डेटा है। अगर आप देखोगे, रेड वन क्या है, एक्सपोर्ट्स हैं, ब्लू वन क्या है कि हमारे इंपोर्ट्स हैं। तो अगर आप देखोगे 10 सालों से अभी 22, 23, 24 में भी यूएस को हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और यूएस से हम इंपोर्ट्स कम लेते हैं, इंपोर्ट्स कम करते हैं। दैट मींस जो ट्रेड बैलेंस है वो फेवर करता है भारत को, हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं व्हेन इट कम्स टू यूएसए। लेकिन इस इन ट्रेड रिलेशन को शायद इंपैक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया चार्जेस लॉट ऑफ टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू इंपोज रेसिप्रोकल टैक्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल टैक्स? रेसिप्रोकल टैक्स यूएस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये गया भारत में, भारत की सरकार ने कुछ यहां पर टैक्सेस इंपोज किए, सपोज करो 20%। इंडिया प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है, ये यूएसए में गया, यूएसए की अथॉरिटीज ने इस प्रोडक्ट पर 5% या बिल्कुल नेग्लिजिबल टैक्स लगाया है। तो यूएस का यह कहना है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उन पर यूएस अथॉरिटीज टैक्स ज्यादा इंपोज नहीं करती है, लेकिन ये सेम चीज भारत नहीं करता है। इसी वजह से भारत क्या है कि भारत सरप्लस इंजॉय करता है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड बैलेंस या ट्रेड, आपका ट्रेड सरप्लस, ठीक है, सरप्लस इंजॉय करता है ट्रेड, जब ट्रेड की बात आती है। और इनका नारा क्या है? अमेरिका फर्स्ट,
अब अगर अमेरिका को फर्स्ट रखना है तो अमेरिका एक्सपोर्ट ही करेगा, ज्यादा इंपोर्ट तो नहीं करेगा, ये सोच है, ठीक है, ये सोच है। तो ऐसे में ट्रंप ने बोला है कि यदि यूएस प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस इंपोज करेगी इंडियन अथॉरिटीज, तो फिर हम भी इंडियन प्रोडक्ट पर टैक्स इंपोज करेंगे, और उस टैक्स को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टैक्स। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना 15% का, ये 15% का जो डिफरेंस है, ये लेवल खत्म हो जाएगा किससे, रेसिप्रोकल टैक्स से। तो जितना इंडियन अथॉरिटीज यूएस के प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस इंपोज करेंगी, वही सेम अमाउंट या वही सेम टैक्स जो है वो यूएस अथॉरिटीज भी इंडियन प्रोडक्ट पर इंपोज करेंगी। तो यदि ऐसा होगा, तो यदि अगर अभी 5% टैक्स लग रहे हैं और ये टैक्स बढ़कर अगर मान लो 10% भी हो गए, तो जो इंडियन प्रोडक्ट की प्राइस अगर सपोज करो 50 रुपए थी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, 100 से ज्यादा हो सकती है। और किसी भी देश में अगर सेम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड घटेगा। अब अगर उसका डिमांड घटेगा तो अल्टीमेटली सप्लाई घटेगी, सप्लाई घटेगी तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कम होगा, और अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो फिर जो हम ट्रेड रिलेशंस इंजॉय कर रहे हैं, जहां पर भारत को फायदा है, ये फायदा फिर पलट जाएगा, और अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाई इंडियन इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगे। तो अल्टीमेटली हम चाइना के साथ ट्रेड जो है वो ट्रेड डेफिसिट को हम फेस कर रहे हैं। अगर यूएसए के साथ भी वो कहानी हो जाएगी तो हम दोनों बड़ी कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट को जो है फेस करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज आ सकता है कि ट्रेड रिलेशंस शायद रीसेट हो सकते हैं, इसमें बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो ये एक रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करें इमिग्रेशन, इंपैक्ट ऑन इंडियन वर्कफोर्स, भाई ऑलरेडी H1B वीजा, आप सबको पता है कि अगर हम H1B वीजा की बात करें, H1B वीजा में अराउंड 65 से 70% इंडियन वर्कर्स आते हैं। अब आप सबको पता है ट्रम्प का स्टैंस क्या है भैया, कि हमें इमिग्रेंट्स को हटाना है। इमिग्रेंट्स क्या कर रहे हैं भैया, अमेरिकन की जॉब खा रहे हैं, एंड वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इनका नारा है या ये इनका मूवमेंट है, मागा जिसका शॉर्ट फॉर्म है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दिस इज मागा। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर या इमिग्रेंट के स्टैंड को लेकर ये जो मूवमेंट में लोग हैं, जो हार्डकोर सपोर्टर हैं ट्रंप के, वो ये कह रहे हैं कि यार ट्रंप ने ना बिट्रे कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इन्होंने इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, इन लोग को ऐसी हाई प्रोफाइल पोजीशंस दे दी है, और ये खुद अमेरिकन नहीं है, इलॉन मस्क भी अमेरिका के नहीं है, विवेक रामास्वामी भी मतलब इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। तो इसी वजह से एक सिविल वॉर की तरह चीजें चल रही हैं, जहां पर ट्रंप के सपोर्टर वर्सेस ट्रंप के सपोर्टर्स हो गया है, जहां पर एक तरफ इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, दूसरी तरफ हार्डकोर सपोर्टर्स हैं। और ये जो ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर्स का ये कहना है कि भैया H1B वीजा प्रोग्राम को बंद करो, बंद ना भी करो तो उसमें भाई रिस्ट्रिक्शंस लेके आओ। इलॉन मस्क ये कह रहे हैं भैया H1B वीजा प्रोग्राम में के तहत अमेरिकन कंपनीज बेस्ट ब्रेन्स को हायर करती हैं, और जो अमेरिका में टेकीज हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है टेक जॉब्स में, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम H1B वीजा प्रोग्राम में रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो जब वो ग्रेट टैलेंट, वर्ल्ड का टैलेंट अमेरिका में आएगा नहीं, तो अमेरिका की टेक कंपनीज चलेंगी कैसे? और अगर अमेरिका की टेक कंपनीज में हैम्पर होगा या वहां पर नुकसान होगा, तो अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो सकती है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि भैया हमको H1B वीजा के प्रोग्राम को रिफॉर्म करना है, पूरी तरीके से रिवैम्प करना है। और यही जो ट्रंप के दूसरे हार्डकोर सपोर्टर्स वो कह रहे हैं नहीं भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने तो गलत कर दिया है, वो तो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट थे, लेकिन अब तो H1B वीजा प्रोग्राम को रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस हार्डकोर ट्रंप सपोर्टर वर्सेस ट्रंप सपोर्टर्स में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट रखा इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी का, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई H1B वीजा प्रोग्राम को मैं रिवैम्प करूंगा। लेकिन क्या अगर ये जो हार्डकोर ट्रंप के सपोर्टर्स अगर वो लगातार प्रेशर बनाते रहेंगे, तो क्या ट्रंप इसी अग्रेशन के साथ H1B वीजा प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे? वी नेवर नो। और अगर H1B वीजा प्रोग्राम में कुछ भी चेंज होगा, तो अल्टीमेटली जो इंडियन वर्कफोर्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो यूएस में जाके काम कर रहे हैं, उन पर बड़े लेवल पर इंपैक्ट आ सकता है, और अल्टीमेटली फिर इंडिया और यूएस के रिलेशंस में भी कुछ जो है वो डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा है मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन। भाई अगर हम डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें, तो चाहे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो जाए, ठीक है, डिफेंस डील जैसे GEHAL एग्रीमेंट्स हो गया मैन्युफैक्चरिंग जेट इंजन्स के लिए, ये सब कुछ ऐसे हिस्टोरिक अग्रीमेंट्स रहे थे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, जिसने इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस को काफी ज्यादा मजबूत किया है, ठीक है। प्लस
जो प्लस जो इंडिया है वो भी ये चाह रहा है कि अभी रशिया पर ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो इंडिया चाह रहा है कि हम अपने ट्रेड डिफेंस रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करें। एंड इसमें हम यूएस की तरफ भी देख रहे हैं, इसमें हम जर्मनी की तरफ भी देख रहे हैं, हम फ्रांस की तरफ भी देख रहे हैं, हम इजराइल की तरफ भी देख रहे हैं, हम खुद हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी देख रहे हैं कि भाई हमें अपने खुद को भी मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ऐसे में जो मिलिट्री टाइज और डिफेंस कॉपरेशन है ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा। एक तो दो इसके रीजंस हैं, ठीक है, दो रीजंस है। एक तो ये कि भारत खुद डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा है अपने ट्रेड रिलेशंस में, डिफेंस रिलेशंस में, प्लस जो कॉमन एंगल है, जो कॉमन कन्वर्जेंस है वो ये है कि चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना है। चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए क्या करना है भाई, हमें क्वाड को और मजबूत करना है। तो इसी वजह से डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन एक ऐसा डायमेंशन है जहां पर भारत और यूएस के रिलेशंस नो डाउट इंप्रूव ही होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन ट्रेड में ट्रेड में एक चैलेंज आ सकता है, क्योंकि अभी भारत सरप्लस एंजॉय कर रहा है, शायद ये चीजें बदल जाएं 2-3-4 सालों में। और इंडियन वर्कफोर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फिलहाल तो ट्रम्प ने बोला है कि वो H-1B वीजा प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे, बट हमें ये देखना होगा कि क्या ये कंटिन्यूसली 4 से 5 साल जब तक ये पावर में रहेंगे, क्या तब तक ये H-1B वीजा प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे, कि या फिर जो हार्डकोर ट्रम्प सपोर्टर्स हैं उनके प्रेशर में आकर शायद ये डिसीजन बदल भी सकते हैं। तो ये चीज हमें सिर्फ समय ही बताने वाला है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट देश है उनके साथ रिलेशंस बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों की। हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली कोविड के बाद, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ट्रंप के वापसी से ग्लोबल हेल्थ पर चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस लार्जेस्ट डोनर है ग्लोबल हेल्थ में, और $10 बिलियन से ज्यादा जो है पिछले साल यूएस ने डोनेट किया था, जिसकी वजह से कई सारी वैक्सीन प्रोग्राम्स रन की जाती हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं, और जो डेवलपिंग है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनको कुछ कंसर्न्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको कंसर्न है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे ग्लोबल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में ही बोला था कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लीव छोड़ देंगे। क्यों? 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया तो ये बोला गया भाई कि WHO ने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती, चाइना को सही से इंफॉर्मेशन नहीं दिया WHO ने कुछ क्वेश्चन भी नहीं किया, और पैंडेमिक इतना बड़ा फैल गया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये स्टैंस रहा है कि WHO जो है उसका इन्फ्लुएंस चाइना करता है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इन्फ्लुएंस चाइना करता है, अगर उसको यूएसए पैसा देगा तो अल्टीमेटली वो चाइना को ही फायदा करने वाला है, और ये चीज यूएसए नहीं करेगा। इस वजह से यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है वो उन्होंने कहा भी था कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भाई दुनिया में जो भी नई बीमारियां आ रही हैं, नई दवाइयां बन रही हैं, वैक्सीन्स बन रही हैं, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इतना बड़ा देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर छोड़ता है तो उसका इंपैक्ट इन सारी चीजों पर पड़ सकता है, और स्पेशली लीस्ट डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज पर। क्योंकि अगर हम 2022-23 की बात करें तो $1.284 बिलियन जो है वो सिर्फ डोनेट किया था यूएसए ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब भी अगर हम बात करें नई दवाइयों पर रिसर्च करना है, नई बीमारियों पर रिसर्च करना है, कोई पैंडेमिक आ रहा है या फ्यूचर कोई पैंडेमिक है तो उसे स्टडी करना है, वैक्सीन्स को स्टडी करना, वैक्सीन्स बनाना, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक्सपर्टीज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में फंड्स भी चाहिए भाई, पैसे भी तो चाहिए। और अगर यूएस जो सबसे ज्यादा डोनेट कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो पुल आउट कर जाएगा तो अल्टीमेटली एक्सपर्टीज हमारे पास रहेगी लेकिन फंड्स ही नहीं रहेंगे। तो जब फंड्स नहीं रहेंगे तो ये सारी स्टडीज जो है इस पर हैम्पर आ सकता है, और अल्टीमेटली ग्लोबल हेल्थ पर एक बड़ा चैलेंज आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है साइंटिस्ट के लिए। प्लस एक प्रोग्राम चलता है यूएसए में, प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ। ठीक है, आज भी अगर हम बात करें तो एड्स एक आपका एंडेमिक है, ठीक है, एक एंडेमिक बीमारी है, ऐसा नहीं कि जड़ से ही खत्म हो गई है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है पेपफार, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, और इसमें जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर ये लार्जेस्ट ऐसा सिंगल प्रोग्राम है जो एक डेडिकेटेड बीमारी को टैकल करता है, दैट इज एड्स। एंड इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जिसको टैकल करता है, ठीक है, जिसके थ्रू 26 मिलियन लोगों की जानें बची हैं, ठीक है। और आपका कई ऐसे मिलियंस लोग हैं जिनको इन्फेक्शन से बचाया गया, और ये खुद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेटा है जो कि इस प्रोग्राम को ओवरलुक करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो
प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ है, इसकी फंडिंग में वो नियरली $1 बिलियन कम कर सकते हैं। भाई अगर इतने बड़े प्रोग्राम में अगर आप सीधे फंडिंग कम कर दोगे तो अल्टीमेटली जो भी ये चैलेंजेस हो रहे हैं, जो जितने लोग बच रहे हैं, फिर इस पर इंपैक्ट आ सकता है। तो ये भी एक साइंटिस्ट का कंसर्न है कि भाई ये जो प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ है, अगर इस पर फंडिंग कम कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप तो अल्टीमेटली फिर ये जो बीमारियां हैं जो कि अब खत्म हो रही हैं शायद वो फिर से राइज कर सकती है। तो ये कंसर्न है। तीसरा कंसर्न और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि यूएसए शायद पैंडेमिक ट्रीटी नेगोशिएशंस को छोड़ ना दे। 2020 में जब पैंडेमिक आया तो उसके बाद कई साइंटिस्ट ने बोला है कि कोविड विल नॉट बी द लास्ट पैंडेमिक, हम फ्यूचर डेकेड्स में कई सारे पैंडेमिक्स देख सकते हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया को अगर पैंडेमिक रेडी होना है तो लेट्स हैव अ पैंडेमिक ट्रीटी, लेट्स हैव अ पैंडेमिक ट्रीटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस ट्रीटी में नेगोशिएशंस में 194 कंट्रीज इन्वॉल्व है। अब जब इतने सारे देश इन्वॉल्व हैं तो भाई सबका स्टांस आता है, कुछ ना कुछ स्टांस रहता है, चीजें बैठ नहीं पा रही, नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है। इस नेगोशिएशन को अच्छी तरीके से कंक्लूड करने की जिम्मेदारी यूएस के पास थी, क्योंकि भाई यूएस का अपना एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इकोनॉमिकली भी, ठीक है, हेल्थ वाइज भी, मिलिट्रीली भी। तो इस वजह से यूएस एक नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहा था कि भाई ये ट्रीटी जल्द से जल्द जो है वो रियल में कंक्लूड हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था अपने इंस्टाग्राम पोस्ट 2023 में, उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई भी पैंडेमिक ट्रीटी को यूएस को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह की ट्रीटी का मतलब यह है कि हम WHO को अपना सारा का सारा डेटा देंगे, ठीक है, सारा का सारा डेटा देंगे, तभी तो पैंडेमिक रेडी होगा ना भाई। ये जो पैंडेमिक ट्रीटी है इसके तहत ये होगा कि सभी देश डेटा वगैरह दें, जब भी बीमारी वगैरह चल रही है तो उस हिसाब से पैंडेमिक की को काउंटर करने के लिए चीजें तैयार की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं WHO को अगर डेटा प्रोवाइड करूंगा, अल्टीमेटली डेटा चला जाएगा चाइना के पास। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि WHO को कंट्रोल चाइना करता है। तो इस वजह से इस तरह की कोई भी ट्रीटी अगर हो रही है तो यूएसए को तुरंत लीव कर देना चाहिए। अगर सोचो इतना बड़ा जो नेगोशिएटर अगर वही लीव कर देगा तो पैंडेमिक ट्रीटी शायद कंक्लूड ही ना हो पाए। और अगर कल को फिर कोई फ्यूचर पैंडेमिक आता है तो फिर देशों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लोग जो है वो इमीडिएट बेसिस पर रिलीफ करेंगे, शॉर्ट टर्म रिलीफ करेंगे, क्योंकि कोई प्लानिंग रही नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग रही नहीं है। अल्टीमेटली और लॉसेज हो सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल साइंटिस्ट हैं, जो हेल्थ साइंटिस्ट, वो कह रहे हैं कि भाई ग्लोबल हेल्थ पूरी तरीके से बदल सकता है। एक और बड़ा इनिशिएटिव है भैया क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ क्या है, एक मिथ है। और क्योंकि अगर हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट जो है डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उन्होंने क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स पर लगाए हुए थे, आपका फंड किया हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ऑब्वियसली ये जो फंडिंग हो रही है क्लाइमेट फंडिंग, ठीक है, ये जो क्लाइमेट फंडिंग हो रही है इससे पुल आउट करेंगे या कम कर देंगे। अल्टीमेटली जो छोटे देश हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा खतरा है, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, इन पर क्या होगा फिर अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई अगर हमें रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स वगैरह चाहिए, क्लाइमेट चेंज वगैरह में टैकल करना है तो वी नीड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वी नीड दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें फंड चाहिए, क्योंकि छोटी कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने देश के डेवलपमेंट पर भी फंड खर्च कर रहे हैं और ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर भी लगा रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी कॉस्टली। तो अगर यूएस इस तरीके के प्रोग्राम से पुल आउट कर जाएगा, अगर फंड क्रंच हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो छोटी कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उन पर क्लाइमेट चेंज का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा सकता है। और यहां पर जैसे मैंने आपसे बोला ना कि ये तो ग्लोबल सेंटर पूरी तरीके से बदल सकता है, लेकिन यहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि भारत एक ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक ऐसी इमर्जिंग पावर है जो कि क्लाइमेट चेंज का एक लीडर की तरह राइज कर सकता है। और अगर इंडिया ने क्लाइमेट चेंज की लीडरशिप संभाल ली तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो अपना लीडर ढूंढ रही है, जो ग्लोबल साउथ की समस्याओं को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर रिप्रेजेंट करे, वहां पर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग होल्ड साबित कर सकता है। क्योंकि ग्लोबल कंट्रीज के लीडरशिप की रेस में इंडिया चाइना दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों पार्टिसिपेट किए हुए, चाइना थोड़ा आगे भी है। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक वो रियलिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सभी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए क्या है? इन सभी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए है क्लाइमेट चेंज से निपटना। और इस क्लाइमेट चेंज से निपटने की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद कौन कर रहा है? भारत कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। तो इस वजह से भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यूएस जैसा देश अगर क्लाइमेट चेंज को मिथ कह रहा है, ये कोई रियलिटी नहीं है, तो ऐसे में भारत एक जो वैक्यूम क्रिएट होगा इन हैंडलिंग द लीडरशिप फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, यहां पर भारत आ सकता है। तो
ये ग्लोबल पावर अगर चेंज होगा तो ऐसे में भारत के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक पावर सेंटर की तरह इमर्ज हो सके, चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, चाहे हम नेगोशिएशंस की बात कर लें, चाहे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, या हम हेल्थ की बात कर लें। अगर यूएसए हेल्थ WHO से लीव आउट कर रहा है या पैंडेमिक ट्रीटी को नेगोशिएट करने से पुल आउट कर रहा है, इंडिया वो जगह फिल कर सकता है। ठीक है, इंडिया वो जगह फिल कर सकता है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे हमने कई देशों को फ्री वैक्सीन्स प्रोवाइड करी थी। तो ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं भारत के लिए जो भारत को आने वाले समय में, आने वाले साल में, आने वाले डिकेड्स में एक पावर सेंटर की तरह बना सकते हैं, यदि भारत इन सब अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से यूटिलाइज करता है तो ये पूरा इंपैक्ट पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन से। बाकी कितना इंपैक्ट होगा, कितनी दुनिया बदलेगी, किस तरीके से पावर सेंटर बदलेगा, भारत का क्या स्टांस रहेगा, इसकी करेक्ट जानकारी तो हमें सिर्फ समय के साथ ही पता चलेगी, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि 20 जनवरी 2025 के बाद से दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी? आपको लगता है कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे चीज़ें चलती रहेंगी? जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा या कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।